हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग अर्थशास्त्र का एक स्पेशल क्लास लेकर के आए हैं। और इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप क्यों ना हो, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है। और इसमें जो पहले से हम सारे पीडीएफ नोट्स पेड क्लास में दे चुके हैं, उसके बाद में एक संक्षिप्त छोटी छोटी बातें इस क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनको फॉलो करते हुए आपका जो एग्जाम है बहुत बेस्ट जाएगा। तो आइए बिल्कुल शुरू करते हैं और समझाते हैं आपके लिए कि किन किन बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। हम आज बात करते हैं किसकी, अर्थशास्त्र की, और वो भी कक्षा 12 के लिए। एक सेकेंड। और आज के लाइव क्लास में आप शुरू से लेकर के और लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो बहुत कुछ आपके लिए नया मिलेगा और एक ऐसी ट्रिक मिलेगी जिसके माध्यम से आप अच्छा कर पाएंगे। तो जो अर्थशास्त्र आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं कक्षा 12 के लिए, और इसमें एक ट्रिक हम बताते हैं जो आपको टॉपर बना देगी। और ये ट्रिक क्या होगी अभी हम क्लास में चलेंगे। ये मास्टर क्लास आपके एग्जाम स्पेशल कंटेंट के लिए। तो यहां पर जितना भी हम लोगों ने अभी तक स्टडी किया है उसके बेस पे हमको अब आगे बढ़ना है। और पेपर जब भी हाथ में आएगा तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि जो एकदम नए लग रहे होंगे। ऐसा लगेगा कि इससे पहले हमने इन क्वेश्चन के बारे में पढ़ा नहीं है, इनके बारे में कुछ नहीं आता है। लेकिन अगर जब डीपली उनको पढ़ोगे, इंग्लिश में भी अगर लिखा हुआ देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ है, ये हमारे सिलेबस से या कोर्स से। ये क्या होता है, इसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट डाला जाता है जो होते वही क्वेश्चन है लेकिन घुमा करके रख दिए जाते हैं। तो आइए यहां पर चलते हैं हम और समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि उसको हम कैसे करके समझेंगे और कैसे तैयार करेंगे, जिससे कि जो हमारी मार्किंग है वो पूरी की पूरी आ पाए। ओके, तो यहां हम लोग बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की। किसकी बात करते हैं? अर्थशास्त्र की। और वो भी कक्षा कौन सा? 12th के लिए। ठीक है, और ये एग्जाम स्पेशल हमारा क्लास बनेगा जाकर के। एक सेकेंड। चलो यहां पर आपके लिए हम समझाते हैं। और यहां पर अब शुरुआत में ही जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो ये जो हमारा अर्थशास्त्र है ये दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से बटा हुआ है? जो आपने सिलेबस देखा होगा, ये व्यष्टि और समष्टि के नाम से है। कहीं कहीं पर ये सूक्ष्म और व्यापक के नाम से होता है, व्यष्टि और समष्टि के नाम से होता है। अब इसको जब हमने व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है, जो पीडीएफ नोट्स दिए वहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए समझाया है। तो हम पहले बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरे स्थान पर हम रख रहे हैं किसके लिए? समष्टि अर्थशास्त्र। इसको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसको हम क्या कहते हैं? व्यापक अर्थशास्त्र। व्यापक अर्थशास्त्र। यहां पर व्यक्तिगत इकाइयों का होता है, व्यक्तिगत इकाइयां, और यहां पर सामूहिक इकाइयां। सामूहिक इकाइयां। अब जब इतनी बात आप समझ लोगे तो आपके लिए इस इकोनॉमिक्स के पेपर में बहुत आसानी हो जाएगी। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको लगे कि एक व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, एक यूनिट के बारे में पूछ रहा है, एक उपभोक्ता के बारे में पूछ रहा है, या एक उत्पादक के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब है कि वो व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा। घबराना नहीं। आप सोच रहे हो कि ये पता नहीं कहां से टॉपिक हम लेकर के आए। ये आपका सिलेबस जिस बेस पे बना हम वहां से बोल रहे हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको पूरे ग्रुपिंग के बारे में लिखनी है। जैसे हमारे कुल देश की आय कितनी है वो इधर पूछा जाएगा, कुल रोजगार कितना मिल रहा है वो इधर है, कुल उत्पादन कितना हो रहा है वो इधर है, और यहां पर एक किसी भी उद्योग धंधे ने, किसी कंपनी ने कुल कितना माल बनाया, यानी एक कंपनी ने कितना बनाया, वो इस साइड में आ जाएगा। तो पहला तो अंतर यही होना चाहिए आपके अंदर कि सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर है तो है क्या। अब हम चलते हैं आगे, और जो चैप्टर 1 आपका है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थ लिखने के लिए आएगा और इसकी परिभाषा लिखने के लिए आएगी, इसकी विशेषता लिखने के लिए आ सकती हैं। तो जो हमने आपके लिए पीडीएफ नोट्स दिए हैं उनमें आप इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी बोले हैं ये सारे के सारे देख सकते हो। और सबसे पहली बात
कि जब भी हम इसको थोड़ा सा इरेज करें और समझाते चलें शुरुआत से ही। ओके, चलो आ जाओ चैप्टर नंबर 1 पे आ जाओ। थोड़ा सा इसके बारे में अब हम यहां पर स्टडी कर लें। सबसे पहली बात होती है, एक तो होती है आगत और दूसरी होती है निर्गत। ये क्या होता है आगत और निर्गत? यहां पर सीधा सा एक मतलब आगत का मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स में कोई भी जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन के साधनों को कितना कितना प्रयोग में ला रहे हैं, वो चीज हमारी कहलाती है आगत। और उसका हम यूटिलाइज करके कितना माल तैयार कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है क्या? निर्गत। अब यहीं पर कई बार पूछा जाता है किसके लिए? अवसर लागत के लिए। ये अवसर लागत क्या होती है? अवसर लागत बहुत देर में समझ में आती है, लेकिन इससे पहले हम ऑलरेडी इसका क्लास दिए हुए हैं कि अवसर लागत का मतलब यह है कि आप मान लीजिए ए हो, आपको 2 नौकरियां 3 नौकरियां मिल रही हैं। एक नौकरी मिल रही है आपको जो कि है 2900 रुपए में, दूसरी नौकरी है आपको मिल रही है 3100 रुपए में, तीसरी नौकरी मिल रही है आपको कितने में? 2700 रुपए में। तो जाहिर सी बात है कि 3 विकल्पों में से आप 3100 वाला विकल्प चुनोगे कि आपके लिए जो जॉब करने को मिले वो कौन सी मिले? 3100 वाली मिले। लेकिन इससे पहले वाला विकल्प कौन सा होगा? इससे पहले आप विकल्प 2700 को नहीं चुन सकते, आप इसके लिए चुनोगे। तो 3100 जो जॉब आप कर रहे हो इसकी जो अवसर लागत है वो 2900 रुपए कहलाएगी। यानी अवसर लागत से आशय उस लागत से है जिसके लिए या जिस विकल्प के लिए हमने छोड़ दिया था इसी को प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारी क्या कहलाती है? अवसर लागत कहलाती है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा भी जरूर, बचेगा बिल्कुल नहीं। अब हम बात यहां पर करेंगे कि दुर्लभता संबंधी क्या सिद्धांत है अर्थशास्त्र में, या दुर्लभता कहीं पर भी शब्द आपको मिल जाए, ठीक, तो आप क्या लिखोगे? ठीक है, दुर्लभता के बारे में, यानी बेसमस्त वस्तुएं जो सीमित माध्यम, जो सीमित मात्रा में है, हमारे लिए उपयोगी हैं, मूल्यवान हैं और जिनके बदले में कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है तब वो हमें प्राप्त होती हैं, ये गुण उनमें क्या कहलाता है? दुर्लभता का कहलाता है। दुर्लभता का सीधा सिद्धांत है कि उनको प्राप्त करने में कुछ ना कुछ कठिनाई अवश्य होती है। तो वो चीजें किसमें आ जाती हैं? दुर्लभता में आ जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद में सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर, ये भी पूछा जा सकता है। और आपसे अगली जो टॉपिक पूछा जा सकता है वह पूछा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि पूरे मार्केट पे केवल उन्हीं लोगों को कब्जा होता है जिनकी पूंजी बड़ी मात्रा में लगी हुई होती है। सरकार का कंट्रोल नहीं होता है बाजार पे, बल्कि उन लोगों का कंट्रोल होता है जिनका पैसा मार्केट में एक बड़ी मात्रा में लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद में उत्पादन संभावना वक्र, ये क्या चीज होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उत्पादन संभावना वक्र जो होता है वो वक्र होता है जो दो वस्तुओं और सेवाओं को जब हम उत्पादित करते हैं तो दोनों से मिलने वाले रिजल्ट के संयोग को प्रदर्शित करता है, उसके लिए हम कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। तो इतने टॉपिक पहले चैप्टर से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं। तो देखो आर्थिक समस्या जो उत्पन्न होती है उसके जो कारण होते हैं कौन कौन से होते हैं। पहली चीज तो यही होती है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं, और जब इच्छाएं अनंत होती हैं तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती हुई चली जाती हैं। उत्पादन या साधन उतनी मात्रा में नहीं होते हैं, इस कारण से चयन की भी समस्या होती है, चुनाव की भी समस्या होती है, और कुल मिलाकर के कौन सा उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, ये भी समस्या प्रकट हो जाती है। तो ये सब जो संसाधन हमारे उपलब्ध हैं उनका वैकल्पिक उपयोग कैसे करके किया, यानी एक के स्थान पर दूसरे का इस्तेमाल कैसे करके करेंगे, ये भी एक समस्या का रूप बनता है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख करके जरूर जाइएगा। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था। ओके, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी पूंजीपति होते हैं उनके हाथ में मार्केट होता है, उनके होल्ड में मार्केट होता है। वह क्या करते हैं, पूरे मार्केट पे अपना
पूरा हित देखते हुए तब सारे निर्णय लेते हैं। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था ठीक उल्टी होती है, इसमें समाज में रह रहे लोगों के हित में कौन सी बात रहेगी, इसको देख करके तब जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। तो इसमें समाज का भला देखा जाता है। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उद्योगपति अपना भला देखते हैं कि किसमें ज़्यादा हमारा भला होगा, और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें समाज का भला ज़्यादातर देखा जाता है, ज़्यादातर नहीं देखा ही जाता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है कौन सा, समाजवादी। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है या इसके उत्पन्न होने के जो कौन कौन से कारण हैं, इसके लिए आप लोग जरूर देख लेंगे। अब बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वह आता है सबसे मेन बात आती है चैप्टर नंबर 2 में कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता, ठीक, इसके प्रकार, इसके उद्देश्य, इसका व्यवहार, ये इतनी बातें अगर समझ लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आप बना करके भी लिख दोगे, उसके बारे में 100% लिख दोगे। देखिए, किसी भी फैक्ट्री में एक ब्रेड बनता है, ब्रेड सुबह मॉर्निंग में हम आप जो यूज करते हैं चाय के साथ में, जो आप लेते हैं, तो जो ब्रेड कहीं पर बन रहा है, जो बना रहा है वो कौन है, उत्पादक है। उत्पादक ने माल बना दिया, अब वहां से क्या होता है कि एक गाड़ी चलती है और वो डिस्ट्रीब्यूट करती हुई जाती है। उसका क्या उद्देश्य है, वो कॉमर्शियल क्रिया में आ गई, क्योंकि लाभ कमाने के उद्देश्य से वो सब इन कार्यों कर रहा है। हमारा पड़ोसी क्या करता है, एक पूरा बड़ा सा पैकेट खरीदता है जिसमें मान लीजिएगा 20 पीस हो, 50 पीस हो, 100 पीस हो, वो खरीद लेता है। उसका क्या उद्देश्य है कि वो भी उस पर 2-4 रुपए लाभ कमाना चाहता है। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है कि कुछ लोग उसकी शॉप पे जाते हैं और कहते हैं भैया एक ब्रेड देना, एक ब्रेड देना, और वो ला करके अपने घर में खाते पीते और ख़त्म कर देते हैं। तो जो लास्ट वाला व्यक्ति है वो उपभोक्ता कहलाता है। इससे पहले जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन सब का एक उद्देश्य था, वो था लाभ कमाना। लेकिन बाद वाला जो व्यक्ति जुड़ा आपके साथ में, उसका एक उद्देश्य था और वो सिर्फ और सिर्फ था अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना। तो जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं का उपभोग करते हैं, माल का उपभोग करते हैं, उत्पादन का उपभोग करते हैं, या उत्पादन के लिए यूज करके और ख़त्म करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इसके लिए आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसी के साथ में उपभोक्ता की बात आती है तो पूछा भी जाता है सीमांत उपयोगिता क्या है। सीमांत उपयोगिता, ये सीमांत उपयोगिता का मतलब यहां पर होता है कि सीमा का अंत जहां पर हो रहा, ठीक, तो लास्ट वाली वस्तु से हमें जो उपयोगिता मिलती होती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP है। ओके, जैसे मान लीजिएगा पहली रोटी खाई, हमको 5 संतुष्टि मिली, दूसरे में 4 मिली, तीसरे में 3 मिली, और चौथे में हमारे लिए 2 मिली, 5वें में हमारे लिए 1 मिली, छठे में हमारे लिए 0 मिली, यानी नुकसान होने वाला है। तो कुल मिलाकर के सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि वो जितनी इकाइयाँ उपभोग कर रहा है, लास्ट वाली में उपयोगिता क्या मिल रही है, ये उसकी क्या है, सीमांत है। तो कुल उपयोगिता क्या हो गई, इस सबको जोड़ते हुए चले जाइए, ओके, तो वो हमारी क्या बन जाती है, कुल उपयोगिता, यानी कुल इसका टोटल, ठीक है। कुल उपयोगिता का मतलब यहाँ पर टोटल है। अब जैसे एक लास्ट में माइनस में चला जाता, 7वें में क्या होता, -1 हो जाता, तो हम क्या करते हैं कि इस एक से ये वाला एक खत्म, तो इनका टोटल हमारा कुल उपयोगिता बनता है जाकर के। ये इशारे में आपने समझ लिया होगा, ओके। और कुछ लोग तो कमेंट्स बड़े फालतू करते रहते हैं, ये लोग बिल्कुल पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे चैनल पे अपलोड है, आप सर्च कर लीजिएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम विद संजीव सर, तो आपको मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मांग किसे कहते हैं, सबसे अच्छी बात ये आती है क्योंकि उपभोक्ता है तो सबसे पहले मांग की बात करेगा, मांग, ठीक है। तो मांग का मतलब सीधा होता है कि जिन वस्तुओं से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, मांग कहते हैं। अब ये मांग क्यों होती है, वस्तुओं में उत्पादकता होती है, उनमें आवश्यकता पूर्ति या का गुण होता है, इस कारण से हम उनको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो वही उसकी क्या कहलाती है, मांग। तो सिंपल सी बात है, जो वस्तु हमारी जितनी आवश्यकता की पूर्ति करेगी वो वस्तु उसी वस्तु की क्या कहलाएगी, मांग कहलाएगी। तो वो वस्तु की डिमांड हमारी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है कि हमारे लिए वो कितनी वैल्यूएबल है, कितनी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है। और इससे संबंधित, जो मांग से संबंधित एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जरूर आ रहा है इस बार एग्जाम में, वो है मांग की लोच। ये क्या है, मांग की लोच, मांग का घटना बढ़ना ही मांग की क्या कहलाती है, लोच कहलाती है। और हमने जो PDF नोट्स दिए हैं बहुत ईजी है, उसमें मांग के लोच की
विधियां या प्रकार या विधियां करके बहुत अच्छा हमारे चैनल पे अपलोड है, जो चाहे बीकॉम के क्लासेस में हो, ओके, ओल्ड क्लास है, आप सर्च करके देख लीजिएगा, यार लिखते चलो कि आपको क्या क्या इसके बाद देखना है। तो मांग के लोच की विधियां आप नोट कर लीजिए, ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी इस क्लास के बाद में सर्च करके देखना है, जिसमें विज्ञापन लोच है, आय लोच है, आड़ी लोच है, ठीक है, और व्यय लोच है। तो ये सब इसके मांग के लोच की कौन सी हैं विधियां हैं, ठीक है, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये आ रहा है, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पीडीएफ नोट्स में दिया भी है, ये नहीं बचेगा। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब यही होता है कि जब हम किसी भी वस्तु का, किसी भी यूनिट का, किसी भी इकाई का उपभोग करते हैं तो धीरे धीरे उसकी आवश्यकता जो होती है वो घटती हुई चली जाती है। जैसे अगर प्यास लगी है तो पहला गिलास अगर पीने को मिलेगा तो बड़ी संतुष्टि होगी, दूसरे से उससे कम होगी, तीसरे से उससे कम होगी, चौथे से उससे कम होगी, एक स्थिति वो आई कि आप आगे पानी पी ही नहीं सकते। तो क्या हुआ, पानी तो वैसा ही है, वही गिलास है, सब कुछ वही है, लेकिन उसकी क्या है कि उपयोगिता घटती हुई चली जा रही है, यानी अब आगे हमें आवश्यकता नहीं है। तो यही उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। आ गया, समझ लो, पेपर में बचेगा नहीं है, ठीक है। और नियम के अपवाद भी हैं इसके, कभी कभी पूछ लेते हैं, यानी दुर्लभ वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, जिनसे किसी का पेट नहीं भरता है, जैसे सोना है, गोल्ड, उस पर ये नियम लागू नहीं होता, व्यक्ति सोचेगा नहीं और मिलते और मिलता और मिलता। रुपया पैसा है, इस पर नियम लागू नहीं होता उपयोगिता ह्रास नियम का, जिसके पास में जितना धन है वो सोचता है और आ जाता है और आ जाता, ठीक। मधुर संगीत पर यह नियम लागू नहीं होता, अगर एक अच्छा गाना सुनोगे उसके बाद अगर दूसरा सुनने को आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, आप सुनते रहोगे, ठीक है, इच्छा नहीं भरेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ गिफिन वस्तुएं भी आपसे पूछी गई हैं, ठीक है, जिनको हम घटिया वस्तुओं के नाम से भी जानते हैं, और जो अच्छी वस्तुओं की कीमतों को नीचे गिराती हैं। तो मांग के लोच के रूप भी जरूर आप देख करके जाइएगा। अब अगला जो हमारा चैप्टर है तीसरे नंबर पे, उसकी ओर जब हम रुक करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसमें भी आपको कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको जरूर देख लीजिएगा। और वो टॉपिक आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है उत्पादन लागत, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उत्पादन का मतलब क्या होता है और लागत का मतलब क्या होता है। उत्पादन का मतलब होता है कि जब भी किसी वस्तु में गुणवत्ता पैदा कर दी जाए तो वही उसका क्या कहलाता है, रूप, बदला हुआ रूप उत्पादन कहलाता है। जैसे ये पेन है, अब हम इससे लिख रहे हैं, अगर ये सिर्फ प्लास्टिक होता तो हम इससे नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि इसका कोई वही नहीं है। लेकिन जब इसको पिघला करके एक निश्चित शेप दे दी, यूजेबल बना दिया गया कि हाँ इससे व्हाइट बोर्ड पे आप लिख सकते हो, इसको इलेक्ट्रिक बना दिया गया, तो इसमें क्या आ गई, इसमें गुणवत्ता आ गई। तो वस्तुओं में गुणवत्ता पैदा करने के बाद में जो हमारे लिए नए रूप में मिलती हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार का उत्पादन कहलाता है। अब लागत क्या होता है, इस वस्तु को कामयाब बनाने के लिए या यूजेबल बनाने के लिए जितना भी इस पे खर्च होता है, या जिसको खरीदने पे जितना हमारे पास से धन जाता है, वही इसकी क्या कहलाती है, लागत कहलाती है, ठीक है। अब जब उत्पादन लागत की हम बात करते हैं तो इसमें औसत लागत भी पूछा जाता है, यानी वस्तु को जब हम तैयार करते हैं, कई चरणों में तैयार करते हैं, तो एक एवरेज निकाल लिया जाता है कि भाई इस वस्तु को तैयार करने में कौन सी लागत हमारी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, औसत लागत कहलाती है। और कभी कभी पूछा जाता है कि आपसे उत्पादन फलन क्या है, कई बार आपसे पूछा जाएगा, और उत्पादन फलन, ठीक, उत्पादन फलन दो शब्दों से मिलकर बना है, उत्पादन प्लस फलन। जब हम उत्पत्ति के साधनों का यूज करने के बाद में किसी भी टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं तो मिलने वाला परिणाम ही हमारा क्या कहलाता है, उत्पादन फलन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ये कितना बड़ा खेत है और हम क्या करते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन के माध्यम से इसमें हम कोई अनाज बोते हैं, ठीक है, और अनाज बोने के बाद में जितना भी हमारे लिए इससे क्या मिलता है, उत्पादन मिलता है, तो यही हमारा क्या है, फल मिल रहा है। उत्पादन क्या है, फलन है, ठीक है। उत्पादन फलन को आप लोग बहुत ध्यान से देख के जाइएगा। और कार्ब डगलस का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पीडीएफ नोट्स में इसको रखा भी है, ठीक है, इसको आप जरूर देख लेंगे। और जो उत्पादन फलन है वो इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या करता है, संबंध
दर्शाता है, और इसका सूत्र भी आप लोग ध्यान से जाएंगे। अच्छा, आधुनिक युग में उत्पादन के साधनों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ये आधुनिक युग में उत्पादन के क्या हैं? साधन हैं। ठीक है, तो उत्पादन के साधन या उत्पत्ति के नियम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। अगला जो टॉपिक है उत्पत्ति करके आ जाएगा या उत्पादन के नियम। ठीक है, तो ये क्या होता है? उत्पत्ति या उत्पादन के नियम 3 दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। पहला है उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, पीडीएफ नोट्स में पढ़ो इसके लिए, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उत्पत्ति ह्रास नियम का मतलब है बेटा, जैसे ये इतना हमारे पास में कोई साधन है, ये इतना बड़ा हमारे पास में खेत है, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 100 ग्राम अनाज अगर हम बो रहे हैं तो हम 100 केजी इससे काट रहे हैं। ठीक, इससे उत्पादन जो मिल रहा है 100 केजी मिल रहा है। लेकिन हम इसी पे कुछ मतलब इस साधन को तो स्थिर रखते हैं, लेकिन 100 ग्राम की जगह पे हम 110 ग्राम अनाज अगर बोते हैं तो 100 की जगह पे हमको क्या मिलता है? ये मतलब थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि 110 पे लगाने पे हमारे लिए 105 केजी मिलता है। लेकिन हम इसको 120 ग्राम अगर लगाते हैं तो ये हमारे लिए अपने आप 90 केजी मिलने लगता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हुई। 100 ग्राम पे, थोड़ा सा इधर हम समझाएं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलो, मान लो इस खेत में हमने 100 ग्राम अनाज बोया तो हमने 100 केजी काटा। ठीक, अब 110 केजी हमने बोया तो 105 केजी काटा। 120 केजी बोया तो हमने 98 केजी यहाँ से काटा। तीनों नियम हो गए। क्या हुआ कि देखो यहाँ पर है अगला एक, चलो यही समझा देंगे। जैसे 100 केजी में 100 ग्राम में हमें 100 केजी प्राप्त हुआ। ये हमारा सीधा सा एक है कि इतना उत्पादन तो हमें मिलना ही मिलना था। अब पता चला हमने 110 बोया, लेकिन यहां पर क्या होता, 110 होता जाकर के, लेकिन नहीं हुआ। तो ये हमारा कहलाएगा क्या? उत्पत्ति ह्रास नियम। और ये क्या कहलाया हमारा? उत्पत्ति ह्रास नियम। क्यों उत्पत्ति ह्रास नियम कहलाया ये? क्योंकि हम इधर साधन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उत्पादन घट गया, साधन और बढ़ाया उत्पादन और घट गया। तो ये क्या है? उत्पत्ति ह्रास नियम। अब उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है ये भी हम बताएं। उत्पत्ति ह्रास नियम के बाद में अगला जो नियम होता है उत्पत्ति वृद्धि नियम है। उत्पत्ति वृद्धि नियम, ये उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या होता है? 100 ग्राम में हमें 100 केजी मिला, 110 में हमको मिला 115, ठीक है, 120 में मिला हमको 140 जाकर के। तो क्या हुआ कि वो जितना हम बढ़ा रहे हैं उससे कई गुना जाकर के बढ़ रहा है। तो ये क्या है? उत्पत्ति वृद्धि नियम। तीनों नियम समझ लो। उत्पत्ति ह्रास नियम में घटता जाता है, उत्पत्ति वृद्धि नियम में जरूरत से ज्यादा बढ़ता जाता है। उत्पत्ति समता नियम है तीसरा। उत्पत्ति समता नियम क्या चीज होता है कि 100 ग्राम बोने पे 100 केजी, 110 पे 110 केजी, 120 पे 120 केजी, यानी जब हम बिल्कुल बराबर बराबर में वृद्धि करते हुए चलते हैं तो उत्पत्ति समता नियम हमारा ये वाला कहलाता है। तो अब आपने देखा कि ये वाला जो टॉपिक है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि उत्पादन के या उत्पत्ति के कौन कौन से नियम हैं। इसको अब आप रट सकते हो, बहुत अच्छी बात है। और पेपर में अगर आ जाए तो आप लिखिएगा जरूर, ठीक है, बना करके लिखिएगा। ठीक, अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ठीक, चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं और चैप्टर नंबर 4 है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ठीक, चलो चैप्टर नंबर 4 है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। देखो यहां पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है पूरी पूरी बहस है। जैसे हम मान लीजिएगा कि यहाँ पर कॉमर्स के क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, दूसरे टीचर भी करा रहे हैं, तीसरा भी करा रहा है, चौथा भी करा रहा है, पांचवा भी करा रहा है, सभी लोग करा रहे हैं, और सभी में कंपटीशन है। तो वो चीज़ हमारी पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहलाती है। दूसरा एक एग्जांपल और देते हैं कि आप मान लीजिएगा कि एक मोबाइल फ़ोन किसी भी कंपनी का लेने जाते हैं, सैमसंग का लेने जाते हैं। अब जितने भी दुकानें हैं, जितना भी मार्केट है, सब पर एक रेट है। इसका मतलब है कि वहाँ परफेक्ट कंपटीशन है। अब आप
सब में से किस पर परचेज करेंगे जाकर के, आप भी स्वतंत्र हो, तो ऐसी स्थिति हमारी कहलाती है पूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है, वहां पर कॉम्पिटिटर पूरे पूरे नहीं होते हैं, यानी कुछ माल किसी के पास है तो एक निश्चित मात्रा में है और दूसरों कुछ ही लोगों के हाथों में है, तो वो चीज़ हमारी यहाँ थोड़ी सी चेंज होती जा करके, वहाँ मनमानी भी चल जाती है। ठीक है, तो इसका आप लोग थोड़ा सा स्टडी करके ज़रूर जाएंगे और इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पर्पज से। ठीक, और कीमत का निर्धारण कैसे होता है, मांग और पूर्ति के आधार पे होता है। कीमत का निर्धारण आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो पूर्ति किसे कहते हैं, आपूर्ति किसे कहते हैं, ये सब पीडीएफ नोट्स आपको मिले हुए हैं और इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये चैप्टर छोटा सा ही है और यहाँ से जरूर आएगा एक लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, जो अभी मैंने बोला यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। चैप्टर नंबर जब हम 5 की बात करते हैं तो हम करते हैं बाजार का अर्थ। बाजार का अर्थ, ठीक है, मार्केट, वह स्थान जहां पर क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं और अपना लेन देन पूरा करते हैं, उस विशेष स्थान को ही हम क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। बाजार के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन सी विशेषताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको एक बड़ा क्वेश्चन 100% मिल जाएगा जो सबसे सरल होगा पूरे पेपर का। क्यों? क्योंकि बाजार के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट की तो ज़्यादा टेंशन हमको लेनी ही नहीं है, मार्केट के बारे में तो आप लोग लिख ही दोगे। ठीक, अच्छा, मजदूरी किसे कहते हैं, किसी भी श्रमिक को उसके द्वारा दी गई सेवा के बदले हम जो भी भुगतान देते हैं वह उसका क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाती है। और मजदूरी भुगतान की विधियां ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग देख करके जाएंगे। ठीक है, अच्छा, मांग और पूर्ति से संबंधित जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी 100% आना ही है। ये भी हम पहले अलग से हम स्टार बना करके लिख देते हैं, मांग और पूर्ति, ये बेटा जरूर आ रहा है, इससे संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन कि पूर्ति के प्रकार कौन से हैं, मांग के प्रकार कौन से हैं, मांग और पूर्ति से क्या होता है, कीमत का निर्धारण। कीमत का निर्धारण कैसे करके होता है, कीमत का निर्धारण, मान लीजिएगा कि एक व्यक्ति, ये विक्रेता है ए और विक्रेता है, ये अपनी वस्तु के क्या मांग और कीमत के बेस पे ये लोग चलते हैं और कभी कभी परफेक्ट कंपटीशन भी इनके बीच में होता है। तो जिनकी मांग इनकी क्या मांग और इनकी क्या पूर्ति, दोनों के बेस पे होता है क्या, कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण जिसको हम लोग मूल्य निर्धारण के नाम से भी जानते हैं, मूल्य निर्धारण के भी नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है, मान लो किसी भी वस्तु की पूर्ति कम हो जाए तो समझ लो कि उसकी जो मांग है वो तो अगर उतनी ही रहेगी, तो पूर्ति कम होने से उसके जो मूल्य हैं वो प्राइस यानी बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मांग का अपना एक क्या है, रूल है, नियम है। अच्छा, मांग अगर घट गई और पूर्ति लगातार जारी है तो कीमत क्या होगी, डल हो जाएगी, क्योंकि मांग है ही नहीं, सप्लाई पूरी है, तो समझ लो कि कीमत घट जाएगी। इसको आप लोग स्पेशली देख करके जरूर जाएंगे। अच्छा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या होती है आपने सुनी लिया, ये जरूर एग्जाम में आएगा। अब हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। ये जो टॉपिक हमारे पहले लास्ट ईयर था लेकिन अब ये हटा हुआ है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे। और अगला जो हमारा टॉपिक आता है वह समष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड हो जाता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र था वो इतना ही था, यहीं तक था। जो हमने अभी बताया है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए नहीं मिलेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है समष्टि अर्थशास्त्र से, यानी वह अर्थशास्त्र जिसमें बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, वो भी कौन से, सामूहिक रूप में। ठीक है, उसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं पीडीएफ नोट्स में वहाँ से देखो और उसके लिए ध्यान से पढ़ लो, यहाँ से काफ़ी कुछ आने वाला है। और अगला जो हमारा चैप्टर आता है समष्टि अर्थशास्त्र में, वह आता है राष्ट्रीय आय। इसे हटा दें जरा, चलो देखो, नेशनल इनकम किसे कहते हैं, किसी भी देश को विभिन्न साधनों से होने वाली आय हमारी राष्ट्रीय आय कहलाती है। बात करते हैं हम किसकी, राष्ट्रीय आय की। तो राष्ट्रीय आय से आशय उस इनकम से है जिसको कोई भी देश तमाम साधनों के माध्यम से संपूर्ण वर्ष में प्राप्त करता है, वह उस देश की क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इसका फार्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए समझाई भी हैं। ठीक है, तो इनको ज़रा देख लेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है राष्ट्रीय आय वाला, तो इसमें
हमारा स्टॉक मार्केट है, उत्पादन है, ठीक है, और टैक्स वाला क्षेत्र है, ये सारे इसमें शामिल हैं। यानी गवर्नमेंट को इनकम कहाँ कहाँ से होती है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद में अगला जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, मुद्रा एवं बैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुद्रा एवं बैंकिंग। इसका क्लास आपसे 2 दिन पहले दिया था, उस क्लास को आप देख लो, वहां से सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। और मुद्रा एवं बैंकिंग का मतलब, मुद्रा का मतलब तो रुपए पैसे से है, यानी मुद्रा की क्या खोज हुई और इसके जो कार्य हैं मुद्रा के, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुद्रा के कार्य जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। बैंकिंग का मतलब है कि वे संस्थाएं जो रुपए पैसे में लेन देन करती हैं। 2 दिन 3 दिन पहले ही हमने ये पूरा चैप्टर कराया है, तो टाइम बर्बाद करने से बेटा कोई फ़ायदा नहीं है, उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी कुछ हो जाएगा। और वस्तु विनिमय प्रणाली को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ था, और जो मुद्रा है उसमें भी गुण पूछे जा सकते हैं, और मुद्रा की जो पूर्ति है उसको मापने की विधियाँ M1, M2, M3, M4, उसको भी बहुत ध्यान से आप लोग देख करके जाएंगे। अब बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा जो निकल करके आता है वो है आय एवं रोजगार का निर्धारण, ठीक है। आय एवं रोजगार का निर्धारण, आय एवं रोजगार का जो निर्धारण है, यहां से काफी कुछ आपके पेपर में आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे आय का अर्थ क्या है और आय के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात समझते हैं आय, जिसको हम लोग कहते हैं इनकम। देखो, जब भी कोई व्यक्ति कार्य करता है, उस कार्य को करने के बदले उसे जो कुछ भी धन प्राप्त होता है वह उसकी क्या कहलाता है, आय कहलाता है। और आय हमेशा क्या है कि माल के क्रय विक्रय नहीं होती, वो तो लाभ हो जाता है, लेकिन आय हमेशा उन चीज़ों से प्राप्त होती है जिनके बदले में कोई ना कोई सेवा प्रदान की गई हो, उसके बदले में जो हमें धन मिलता है वो हमारी क्या कहलाता है, आय कहलाता है। अब रोजगार किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है और उसकी योग्यता के अनुरूप काम करने के अवसर मिलते हैं, तो वो चीज़ उसकी क्या कहलाती है, रोजगार कहलाती है। अब उसका निर्धारण कैसे करके करोगे, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जाकर के, तो लॉन्ग क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इसके अथवा में वो इससे भी अच्छे क्वेश्चंस रखे हुए जरूर मिलेंगे। अब बात होती है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐच्छिक बेरोजगारी क्या है। ऐच्छिक बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐच्छिक बेरोजगारी इस वाले टॉपिक से पूछ लिया जाता है। ओके, ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमको काम तो मिल रहा है और मार्केट में काम मिल रहा है, जैसे एक मजदूर के लिए प्रतिदिन 500 रुपए मिल रहे हैं और वो चाहता है कि उसको 600 रुपए मिलें, वो तब काम करने जाएगा, तो ये हमारी ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। ऐच्छिक बेरोजगारी का मतलब है कि वो बाजार के दर पे, यानी जो मतलब मार्केट में दर चल रही मजदूरी की या उत्पादन की या वस्तु की या किसी भी चीज की, उस दर से वो ज्यादा चाहता है, इस चक्कर में काम नहीं करना चाह रहा है, तो वो चीज़ है उसकी क्या बन रही है, बेरोजगारी बन रही जा करके, तो ये हमारी कहलाती है ऐच्छिक बेरोजगारी। अब इसी के साथ में पूछा जाता है अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक का मतलब उसकी इच्छा नहीं है, वो 500 रुपए में काम करने को तैयार है लेकिन उसे काम ही नहीं मिल रहा, उसे काम मिल ही नहीं रहा है, काम नहीं मिल रहा है तो वो करे भी तो करे क्या, इसे हम कहते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। और इन दो में से एक जरूर रखा हुआ आपको मिल जाएगा, और वो भी इस वाले टॉपिक में कीन्स के विचार क्या हैं, ये रट लो, कीन्स, ठीक, कीन्स महोदय ने इस पे क्या बात कही है। अच्छा, जितना मैं आज वो बता रहा हूं, मान के चलिएगा कि 90% पेपर में यही सब बातें रखी हुई होंगी जो आज हम आपको इस मास्टर क्लास के माध्यम से बता रहे हैं। खुली अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो खुली अर्थव्यवस्था 2 दिन पहले हमने पढ़ाया था कि जिसमें एक देश में दूसरे देश के लोग भी बिजनेस कर सकें, आयात निर्यात कर सकें, वो खुली है। और बंद क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें देश अपने संसाधनों के बेस पे ही संपूर्ण उत्पादन करेगा, विदेशी ना तो पैसा लगाएंगे ना कुछ करेंगे। अच्छा, निवेश क्या चीज होता है? जब हम अपने धन को निवेश, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, निवेश के बारे में पूछा जाएगा। निवेश का असर सीधे सीधे होता है विनियोग से। जब हम अपने धन के लिए किसी ऐसे स्थान पर लगाते हैं जहां से धन और भी पैदा किया जा सके, उसमें वृद्धि हो, वो सुरक्षित भी रहे, तो इसके लिए हम निवेश भी कहते हैं, विनियोग भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये सब एक ही चीज़ है, केवल नाम बदले हुए हैं, तो इसको आप लोग जरा ध्यान से
देख करके तब जाइएगा। अच्छा, उपभोग फलन भी आपसे पूछा जा सकता है। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? देखो, शिक्षित बेरोजगारी का मतलब है कि किसी भी समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उनके पास में शिक्षा तो है, लेकिन उनकी शिक्षा के अनुरूप उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो हमारी क्या कहलाती है? शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। प्रभावी मांग कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रभावी मांग का मतलब सीधा सीधा ये होता है, ये पहली बात तो ये प्रभावी मांग का सिद्धांत जो दिया था वो कीन्स ने दिया था, ठीक है। कीन्स का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, और कीन्स के द्वारा ही ये प्रभावी जो मांग है वो प्रभावित हुई, ठीक, वो सॉरी स्पष्ट हुई। क्या? प्रभावी और मांग, ठीक। इसके साथ में आपको जो अगले हमारे चैप्टर्स हैं, इस वाले चैप्टर से इतना ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछना चाहिए। बस घुमा के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है, लेकिन इससे बाहर का कुछ भी बेटा नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो PDF नोट्स हम देते चल रहे हैं, इस बार एक चैप्टर के तो जानबूझ के नहीं दिए गए हैं, देखें आप इसमें क्या करते हो, और वो यही चैप्टर था जो चैप्टर अभी हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और सभी के आपको दे दिए गए हैं। अच्छा, एक आध तो अथवा में भी वैसे ही रखा हुआ है, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। आय एवं रोजगार का निर्धारण। अब इसके बाद में अगला जो हमारा चैप्टर है वो है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, यानी सरकारें अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, उसका क्या क्या प्लान है। एक दिन पहले ही हमने पूरा क्लास दिया हुआ है, तो ये वहाँ से आप लोग कवर कर लोगे, और उस क्लास के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये क्लास जैसे ही आप ख़त्म करेंगे तो जो आपका नीचे का जो पोर्शन है, कमेंट्स जहाँ आते हैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स के ठीक ऊपर वहाँ पर एक लिंक पड़ा हुआ होगा, सारे पीछे क्लासेस हैं वो वहाँ पर हम इम्पोर्टेंट वाले डाल दे रहे हैं। और एक हमने वीडियोज अपलोड की हुई है कि अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चंस ही आप मोस्टली रूप से देख करके जाइएगा, वहाँ से बहुत कुछ आपको पेपर में मिलेगा। तो ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और आपका जो एग्जाम है अच्छा जाएगा, इस विश्वास के साथ में जाइए। बस लिखने में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि वो ट्रिक कौन सी है जिससे हम टॉपर बनेंगे। तो वो ट्रिक ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता हो उसको सबसे पहले करेंगे आप लोग। और जैसे बहुविकल्पीय हैं, अब मान लीजिएगा कि बहुविकल्पीय आपके MCQ क्वेश्चंस हैं, MCQ हैं, ठीक है, ये 10 मार्क्स में आ गए। और लघु उत्तरीय हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय ये 2 नंबर वाले हैं तो ये 20 नंबर में आ गए भाई, ये भी 10 हैं, ये भी 10 हैं, ठीक है। और इसके बाद में लघु उत्तरीय हैं, ये तो अति लघु हो गए, ठीक, अति लघु, ये लघु उत्तरीय हैं जो बीच वाले क्वेश्चन हैं। बाद में दीर्घ उत्तरीय हैं, दीर्घ उत्तरीय, तो ये दीर्घ उत्तरीय हैं, इनमें तो क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन मिलेगा, अथवा में क्वेश्चन दूसरे मिलेंगे, इसमें तो चॉइस होगी, लेकिन ये वाले 6 हो सकते हैं, कुछ में 8 हो सकते हैं, किसी में 10 भी हो सकते हैं, सॉरी 10 तो नहीं हो सकते, 5 हो सकते हैं। तो इनमें आपके लिए पहले कौन सा सॉल्व करना है, ये बहुत कुछ आपकी सफलता पे निर्भर करता है। तो इन सब में से बेटा वो क्वेश्चन चयन कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे MCQ हैं, अगर 9 या 10 MCQ आपको कतई बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ हमारा ये सही है, तो पहले नंबर पे MCQ ही हल कर दीजिएगा। अगर आपको ये वाले कम आ रहे हैं, तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनमें से एक बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा होगा, उसको आप 35 मिनट से 40 मिनट के बीच में या 45 मिनट तक पहला लॉन्ग क्वेश्चन हल कर सकते हो। उसके अथवा में निष्कर्ष है, स्पष्टीकरण है, संक्षेप में है, मतलब एक बढ़िया सा प्लान करके और आप लिख करके आइए। फिर क्या होगा कि 100% जो लिखने का तरीका हमने बताया है वैसे ही आप लोग जब लिखोगे तो मार्किंग तो वैसे ही बहुत अच्छी जाएगी। तो ये ट्रिक कि पहले क्या हल करें, किस तरह से हल करें, ये आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पर मार्किंग बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तुरंत कर लीजिएगा।